Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Foods Flower, and today we will discuss about the detailed complications related to contact lens wearer due to contact lens wearing, hypoxia, corneal edema, inflammation, infection, lenses and lens fit related complications, hypersensitivity and allergy, solution toxicity, नॉन कॉम्प्लियंस, लेंस डिपॉजिट, रिड्यूस विजन, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वन बाय वन हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले कॉर्नियल एडिमा के बारे में बता दूं। कॉर्नियल एडिमा मीन्स कि स्वेलिंग हो जाए कॉर्निया की ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू दी कॉर्निया। तो वो किस वजह से हो सकती है? हाइपोक्सिया की वजह से हो सकती है कि ऑक्सीजन अगर आपके पास कम जा रहा हो तो तब हो सकती है। इसके अलावा ये होती कब है? लाइक स्लीपिंग के दौरान होती है कि आपके पास आईलिड बंद हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में जा रही नहीं होती, तो वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाता है आई के अंदर। Mild edema is a natural consequence of sleep. Recognized as contact lens induced since introduction of the contact lens 1888। जब से इंट्रोडक्शन किया है कॉन्टैक्ट लेंसेज का 1888 में, तब से हमें पता चला है कि स्लीप के दौरान जो है पेशेंट्स को कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाती है। मेजर इनडायरेक्टली बाय कॉर्नियल स्वेलिंग पैकोमेट्री, यानी कि हम लोग इसको इनडायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं कि पैकोमेट्री के ज़रिए कॉर्नियल थिकनेस मेजर करेंगे तो हमें स्वेलिंग का अंदाज़ा हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को कॉर्नियल एडिमा है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड एडिमा इन्वॉल्व्स द होल ऑफ द कॉर्निया एंड इज डिफ्यूज। कहते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस वेयर जो पेशेंट होगा उसमें एडिमा होता है तो वो इस तरह से होता है कि पूरे के पूरे कॉर्निया को इन्वॉल्व किया हुआ होता है और डिफ्यूज़ होता है, फैला हुआ होता है। साइंस क्या है? डिफ्यूज़ कहते हैं कॉर्नियल एडिमा जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होता, फुल कॉर्निया में मौजूद होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस भी आ जाती हैं इसकी वजह से। इन्वॉल्व ऑल लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हैं कॉर्निया की, लाइक एपिथेलियल लेयर, बोमेंस लेयर, स्ट्रोमल लेयर, और जितनी भी एंडोथेलियल लेयर, और एक और भी है डिस्मल मेम्ब्रेन जो कि बीच में होती है, और डुअस मेम्ब्रेन, ये सारी जो है कॉर्नियल एडिमा में ख़राब होंगी। सटल टू ऑब्वियस, कहते हैं बहुत डेलिकेट होता है, कभी तो दिखाई भी नहीं देता लेकिन ऑब्वियस भी हो सकता है, दिखाई भी दे सकता है स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन वगैरह से। मोर सेंट्रल देन पेरिफेरल, सेंटर में बहुत ज़्यादा होता है, देन पेरिफेरल। डिफ्यूज यहाँ पर इसका ये मतलब होगा कि तमाम लेयर्स में मौजूद होता है, पेरिफेरी में नहीं है, सेंटर में है लेकिन तमाम लेयर्स में मौजूद होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा? कॉर्नियल एडिमा वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। यहाँ पर कॉर्नियल एडिमा दिखाया गया हमारे पास, इधर भी हमें बताया गया है कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें ये वाटरी वाटरी दिखाई दे रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई। वो साइंस के सिम्टम्स क्या हैं? जनरल ये सिम्टोमेटिक अनलेस कॉर्नियल स्वेलिंग इज सिग्निफिकेंट। अगर कॉर्नियल स्वेलिंग सिग्निफिकेंट ना हो तो फिर तो हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से जो विजन है वो रिड्यूस होती है। डिफ्यूज स्पेक्टिकल, डिफ्यूजिव और स्पेक्टिकल, ब्लर, हेजीनेस, हेलोस, कलर्ड हेलोस, इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं? हेलोस वगैरह, लाइट के इर्द गिर्द जो चमक दमक होती है वो दिखाई देती है, विजन ब्लर होती है। और हेजीनेस किसको कहते हैं? क्लाउडीनेस को कहते हैं, क्लाउडी क्लाउडी होती है विजन। लिटिल और नो प्रिस्क्रिप्शन चेंज डिटेक्टेबल, इसके अलावा अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन है तो उसमें उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आता। एटियोलॉजी क्या है? यानी कि जो कॉर्नियल एडिमा है उसकी काजेस क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बता दिया कि स्लीप के दौरान नॉर्मली जो है हमारे पास ऑक्सीजन की फ्लो चूँकि आई के अंदर कम हो जाती है, बाहर से आई के अंदर ऑक्सीजन जा रही नहीं है एडिक्वेट अमाउंट में, तो उसकी वजह से आपको कॉर्नियल एडिमा हो सकता है। एंटीरियर आई हाइपोक्सिया हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन जो है एंटीरियर चैम्बर में आपके पास कम हो जाए। हाइपोटोनिसिटी ऑफ द टीयर्स, टीयर में जो है वो सोलूट्स की अमाउंट जो है कम हो जाए। हाइपरटोनिसिटी क्या कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स हैं ना, तो जिस सेल को हम लोग देख रहे हैं उसमें जो सोलूट की कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू द अदर सेल वो कम हो जाए और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो ये भी एक काज हो सकता है। रिड्यूस्ड टेयर फिल्म इवापोरेशन, जो इवापोरेशन है टेयर फिल्म की वो बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है आई के अंदर, तो ये भी कॉर्नियल एडिमा हो गया। स्टोमल पीएच चेंजेस की वजह से भी हमारे पास जो है वाटर एक्यूमुलेशन होती है आई के अंदर, आई स्वेल कर जाती है। रिड्यूस एंडोथेलियल पंप एफिकेसी, अब एंडोथेलियल पंप में क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो पंप मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाटर को स्टोमा से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। तो
कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से एंडोथेलियल जो पंप एफिकेसी है, जो फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर स्टोमक के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। इंक्रीज टेम्परेचर अंडर लेंसेज, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेंसेज के नीचे तो फिर वो वाटर की एक्यूमुलेशन और आई में होना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि उस टेम्परेचर को कम किया जा सके तो भी कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा। और इसके अलावा ट्रॉमा वगैरह की वजह से भी हमारे पास जो है वो कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एडिमा को काज करती है। याद हो गया, हाइपोक्सिया, टेम्परेचर ज़्यादा हो, पीएच चेंजेस हो, एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए, इसके अलावा ट्रॉमा हो जाए, और क्या चीज़ें थी, हाइपोटोनिसिटी हो जाए, टेयर फिल्म की जो इवापोरेशन है वो ना हो। तो ये 8 चेंजेस जो हैं आ जाते हैं। इसमें से एक शायद मैं भूल गई, नॉर्मल स्लीप मैकेनिज्म वगैरह। मैनेजमेंट क्या है, अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा कॉर्नियल एडिमा को? मिनिमाइज कॉन्टैक्ट लेंस इफेक्ट्स, मैक्सिमाइज लेंस डिकेबिलिटी प्रायोरिटी, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो लेंस के अंदर ज़्यादा की जाए, आई के अंदर ज़्यादा की जाए, और फिट जो है वो भी अच्छा फिट होना चाहिए, परफेक्ट फिट होगा तो तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके अलावा साइलोजेन हाइड्रोजन लेंसेज हम लोग लगाएंगे, जिसकी हमारे पास वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इवापोरेशन भी कम होती है। इस तरह के लेंसेज लगाएंगे ताकि कॉर्नियल एडिमा ना हो, और लेंस का जो वियर टाइम है वो भी कम कर देंगे। तो क्या क्या किया हमने कॉर्नियल एडिमा को ख़त्म करने के लिए? डी के बाई टी को मैक्सिमाइज किया, प्रॉपर ऑप्टिमल फिट दिया, और वियरिंग टाइम को डिक्रीज करवा दिया, और एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो साइलोजेन हाइड्रोजन लेंसेज हमने फिट कर दिए। स्ट्रोमल थिनिंग किसको कहते हैं? स्ट्रोमा का थिन हो जाना। कॉर्निया की एक लेयर है जिसमें 90% थिकनेस जो है वो मीन टू से 90% थिक लेयर है कॉर्निया की, सबसे ज़्यादा थिक लेयर है, इसकी थिनिंग हो जाती है। Stromal thinning was first quantified by Holden et al. 1985 using experienced unilateral extended wear contact lenses wearer। एक पेशेंट था, उसको यूनिलिटरली एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहना दिए। एक्सटेंडेड वेयर में हमने 2 टाइप्स पीछे पढ़ी थी, एक कन्वेंशनल थी और एक डिस्पोजेबल थी। डिस्पोजेबल 1 वीक तक यूज़ करके और फिर फेंक देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, और जो कन्वेंशनल थी वो 1 से लेकर 6 महीनों तक के 3 से लेकर 6 महीनों तक पहनते थे, लेकिन 1 हफ्ते 2 तक पहन के फिर उसको डिसइंफेक्ट करके दोबारा लगाया जाता था। तो एक्सटेंडेड वेयर एक पेशेंट को लगा दिया एक आंख में, और फिर क्या एक्सपीरियंस किया कि उसमें स्टोमल थिनिंग स्टार्ट हुई। ये किसने बताया हमें? होल्डन एट अल ने बताया था 1985 पे। जनरली नॉन साइंस एंड सिम्टम्स, कोई आमतौर पर ऐसे देखा जाए तो कोई साइंस सिम्टम्स नहीं होते, जिस तरह मैंने पीछे बताया कि कॉर्नियल एडिमा भी जब तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्वेलिंग ना हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, मीन टू से कोई साइन सिम्टम नहीं होगा। डिटेक्टेड बाय पैकोमेट्री, पीछे भी हमने कहा था कि कॉर्नियल स्वेलिंग को, एडिमा को भी पैकोमेट्री के जरिए हम डिटेक्ट करेंगे, और स्ट्रोमल थिनिंग को भी पैकोमेट्री के जरिए चेक करेंगे। इटियोलॉजी मीन टू से काजेस क्या है? क्रोनिक हाइपोक्सिया विद कन्वेंशनल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एक्सटेंडेड वेयर। एक पेशेंट है, उसने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एक्सटेंडेड वेयर पहना, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल अभी मैंने बता दिया ना कि जो 1 से लेकर 6 महीने तक या 3 से लेकर 6 महीने तक पहना जाता है, और इसमें ये होता है कि 1-2 हफ्ते तक पेशेंट इसको लगाता है, फिर रिमूव करता है, फिर उसकी क्लीनलेस करता है, और दूसरा क्या करेगा, डिसइंफेक्शन वगैरह करके दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है। तो हाइपोक्सिया हो जाता है क्योंकि एक्सटेंडेड वेयर है, लॉन्ग टर्म एडिमा, बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाने की वजह से हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा हो गया तो कॉर्नियल एडिमा हो गया। कॉर्नियल एडिमा हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? लॉस ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स होता है, जो जिसकी लॉस हो जाती है कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ज़्यादा पहनने की वजह से। तो इन सब की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रोमा होता है कॉर्निया का वो थिन हो जाता है। फिर क्या होगा? मैनेजमेंट क्या है? प्रिवेंटेटिव लेंस विद हाई डिकेबिलिटी फॉर एक्सटेंडेड वेयर।
एक्सटेंडेड वेयर के लिए चाहिए कि जो लेंस है उसकी डी यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, ऑक्सीजन की जो फ्लो है लेंस में वो बहुत ज़्यादा कर दी जाए, तो इस तरह से इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। तो दोबारा से भूल गए आप लोग जो स्ट्रोमल थिनिंग है उसमें हमने क्या पढ़ा कि 1985 में हॉल्डन एट आल ने बताया था कि यूनिलेटरल एक्सटेंडेड वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट था जो कि पहन रहा था उसको, और इसके कोई साइन व सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन होता क्यों है, किस वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लेंसेज पहन लिए, हाइपोक्सिया हो गया, कॉर्नियल एडिमा हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से कॉर्नियल स्टोमल थिनिंग होती है, या फिर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस लॉस हो गया। फिर मैनेजमेंट आपने क्या देनी है, बस डी को जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कर दो, ठीक है। और स्टोमल थिनिंग को आप मेजर कैसे करोगे, पैकोमेट्री से करोगे। पैकोमेट्री मेजरिंग टेक्निक है, कॉर्निया की थिकनेस को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको पैकोमेट्री कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली कॉम्प्लिकेशंस में, एक कॉर्नियल एडिमा पढ़ लिया, दूसरा स्टोमल थिनिंग पढ़ लिया। अब जो तीसरा है वो पॉलीमेगैथिज्म है। पॉली कहते हैं बहुत सारी को, मैनी को, मेगाथोस कहते हैं साइजेस को। तो पॉलीमेगैथिज्म का ये मतलब है कि जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं कॉर्निया की, जो एंडोथीलियल लेयर के अंदर सिंगल सेल्स होते हैं एंडोथीलियल सेल जिनकी हेक्सागोनल शेप होती है, उनका साइज जो है वो चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो एज रिलेटेड ये चेंज आता है और दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड है, मीन टू से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पॉलीमेगैथिज्म हो जाता है। तो दोनों जो एज रिलेटेड पॉलीमेगैथिज्म हो या फिर कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस हो, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो पॉलीमेगैथिज्म में होता क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग पहनते हैं तो उनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो साइज होता है एंडोथेलियल सेल्स का वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल से या तो सेल्स का साइज छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए नॉर्मल से, कुछ बहुत छोटे हो गए, इसको पॉलीमेगैथिज्म बोलते हैं। साइंस के पता चल रहा है कि साइज चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है पॉलीमेगैथिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि मल्टीपल जीन्स हों और आपके पास सेम पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन तो सेम हो गई ना, एंडोथेलियल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे सेम सेल्स हैं लेकिन उनके जीन्स डिफरेंट है और डिफरेंट ट्रेड दे रहे हैं। ट्रेड मीन्स करेक्टर, लाइक साइज का हम ले लेते हैं कि डिफरेंट साइज के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर है इंक्रीज पॉलीगोनैलिटी। पॉलीगोनैलिटी का क्या मतलब कि जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। लाइक माइक्रोस्कोप से अगर आप एंडोथेलियल सेल्स को देख रहे हैं तो नॉर्मली तो वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं, लेकिन जब उनमें पॉलीमेगैथिज्म हो जाता है तो उनकी शेप पॉलीगोनल शेप हो जाती है। रिक्वायर्स केयरफुल स्लिट लैम्प असेसमेंट। आप स्लिट लैम्प असेसमेंट कर रहे हैं, स्लिट लैम्प से चेक करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएंगे पॉलीमेगैथिज्म के जो फिनोमिनॉन है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन केयरफुल स्लिट लैम्प असेसमेंट चाहिए इसके लिए। और ये डिसीज जो है ये प्रोग्रेस करती है लेकिन स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करती है। ये पॉलीमेगैथिज्म स्केल है, ग्रेडिंग की गई है पॉलीमेगैथिज्म की 5 स्टेजेस में, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये इस तरह से होता है, ये लेस देन नॉर्मल है, स्लाइट, मॉडरेट, सिवियर। इसको दोबारा से किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद कर लें कि पॉलीमेगैथिज्म में 5 ग्रेड्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4। 0 जो है वो लेस देन नॉर्मल, 1 नॉर्मल, फिर स्लाइट, मॉडरेट एंड सिवियर रिस्पेक्टिवली ना। तो इनके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, जो 0 है उसमें 0.14 वेरिएशन, नेक्स्ट में 0.26, फिर 0.36, 0.47 एंड 0.56 की वेरिएशन जो है वो आ रही होती है इनमें। सिम्टम्स क्या हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं होता, मे बी एसोसिएटेड विद अदर ओकुलर प्रॉब्लम। पॉलीमेगैथिज्म के बारे में बता रहे हैं कि शायद ये किसी और ओकुलर प्रॉब्लम की वजह से या उसके साथ मौजूद हो,
ठीक हो गया, किसी और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड हो, बाकी इसका कोई सिम्टम नहीं होता। कॉज क्या होता है, लेंस जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पहनना, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है लो हो जाए, मीन ऑक्सीजन की फ्लो, वही सारी बातें बार बार रिपीट होंगी। जो काजेज होंगी ना वो लॉन्ग टर्म वेयर एक हो जाएगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन टू से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना आई के लिए, पीएच चेंज, एसिडोसिस हो जाए, एज एज ज़्यादा हो, कोई डिजीज़ हो, सर्जरी हुई हो या ट्रॉमा वगैरह हो, तो इनकी वजह से पॉलीमेगैथिज्म हो सकता है। ठीक हो गया। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक मीन लॉन्ग टर्म हाइपोक्सिया, क्रोनिक बोलते हैं जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हुई हो, एक्सटेंडेड पीरियड्स में हुई हो। इसके कॉन्ट्ररी जो वर्ड होता है वो एक्यूट होता है, जो कि एकदम से हो जाए, शॉर्ट टर्म हो। और क्रोनिक लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड पीरियड पे जो ऑक्सीजन की डिक्रीज आ जाए उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें बस याद रख ले कि पॉलीमेगैथिज्म क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है, लिक्विडिटी की कम हो जाने की वजह से हो जाता है, सर्जरी की वजह से और ट्रॉमा की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से हो जाता है। एज जब ज़्यादा हो तो तब भी हो जाता है पॉलीमेगैथिज्म। इसके अलावा पीएच चेंज जो आता है स्टोमा में, एसिडोसिस की वजह से भी हमारे पास जो है क्या होता है, पॉलीमेगैथिज्म हो जाता है। मैनेजमेंट है या नहीं है देखते हैं। ओके, प्रिवेंटेटिव स्ट्रेटेजी, हाई डीकेबाइटी लेंसेज। प्रिवेंटेटिव मीन्स इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे, डीकेबाइटी लेंसेज की ज़्यादा कर, केयरफुल असेसमेंट विद स्लिट लैम्प के साथ केयरफुल असेसमेंट करनी है आपने। मीन टू से जब पेशेंट को लगा के देते हैं लेंस तो हमने उसकी असेसमेंट भी करनी होती है ना, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ऑप्टिमल फिट है या नहीं। तो अगर वो केयरफुल किया हो तो तब भी ये प्रॉब्लम डिक्रीज की जा सकती है। इंक्रीज लेंस ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, वही वाली बात हो गई, मिनिमल रिकवरी एक्सपेक्टेड। और अगर एक बार हो जाए ना तो जो रिकवरी होती है वो बहुत कम होती है। तो आसान थी मैनेजमेंट, हर चीज़ में डी के बाई टी को ज़्यादा कर दो, ऑक्सीजन ज़्यादा कर दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर स्लिट लैम्प असेसमेंट आपने अच्छे से की भी हो, और इसके अलावा जो रिकवरी है वो मिनिमल होती है। और बस यही सारी चीज़ें, और तो कुछ खास था नहीं इसमें। सही है, डी के बाई टी, स्लिट लैम्प, ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, दूसरी बार फिर से आ गया, मिनिमम रिकवरी। अच्छा, जो एक और कॉम्प्लिकेशन है वो रिड्यूस्ड एपिथेलियल एडहेशन है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से क्या होता है कि जो एपिथेलियम की एडहेशन अटैचमेंट है बेसल मेम्ब्रेन, बेसल लेमिना के साथ, वो कम हो जाती है। स्लिट लेंस से दिखाई नहीं देती। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड जो कॉर्नियल हाइपोक्सिया हो जाती है वो कब डिटेक्ट होती है, जब हमारे पास एपिथेलियल सेल्स के लॉस होना शुरू हो जाए। तो आसान सी बात है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसके साथ एपिथेलियल की जो अटैचमेंट होती है बेसल मेम्ब्रेन, बेसल लैमिना के साथ, वो कम हो जाती है। स्लिट लेंस ये दिखाई नहीं देता, कॉर्नियल हाइपोक्सियस की वजह से हो जाती है, जो कि हमारे पास कब दिखाई देगी, जब एपिथेलियल सेल जो है लॉस हो जाए। हमारे पास जो रिड्यूस्ड एपिथेलियल एडहेशन है उसकी साइंस और सिम्टम्स क्या है, स्लिट लेंस से देखने में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये मैनिफेस्ट यानी कि ज़ाहिर तब होगा जब डिटैचमेंट अटैचमेंट इतनी जो है ना अच्छी ना हो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास सॉफ्ट लेंस एसोसिएटेड हाइपोक्सिया हो जाए, तो तब जाके हमें रिड्यूस एपिथेलियल एडहेशन का पता लगेगा। और ये हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मीन टू से माइक्रोस्कोप के अंडर देखने से आपको जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज दिखाई देगा। हिस्टोलॉजिकल मीन कि टिश्यूज़ को और सेल्स को, मीन टू से किसी भी स्ट्रक्चर को सेलुलर या सब सेलुलर लेवल पे स्टडी करने को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रिड्यूस एडहेशन, एपिथेलियल एडहेशन। यहाँ पर बता रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट लेंस एसोसिएटेड कॉर्नियल हाइपोक्सिया सिंड्रोम इज disclosed by the slit lamp manifestation of the epithelial tissue separated from the cornea
due to its weakened adhesion to the underlying tissue. यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कॉर्निया से क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, क्योंकि इसकी जो अटैचमेंट है, एडहेशन है अंडरलाइंग टिश्यू के साथ, वो बहुत वीक है। और ये पता कब चलेगा, जब सॉफ्ट लेंस एसोसिएटेड कॉर्नियल हाइपोक्सिया सिंड्रोम जो है वो हमारे पास सामने आएगा स्लिट लैम्प से, तब मैनिफेस्ट होगी ये कंडीशन। लेंस जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में, उसको कहते हैं लेंस इन सिटू, मीन्स लेंस जब आई के अंदर में होता है और नॉर्मल पोजीशन में होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट कोई डिटैचमेंट नहीं होती, तो तब तो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, रिड्यूस एपिथेलियल डिटैचमेंट या एडेशन। लेकिन जब हमारे पास सॉफ्ट लेंस एसोसिएटेड कॉर्नियल हाइपोक्सिया हो जाती है तो फिर पेन होगा हमें, ठीक है, पेशेंट को। Causes क्या है, hypoxia, decrease hemidesmos density, decrease in number of cell layers, no apparent epithelial edema, development of cuboidal rather than columnar basal cells, anchoring fibrils apparently unaltered। कहते हैं नॉर्मली तो हमारे पास जो सेल्स बनते हैं वो कोलमनर बेसल सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एडहेशन जो है कम हो जाती है। जो सेल लेयर्स की जो सेल्स लेयर्स हैं, एपिथेलियल जो लेयर होती है उसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो उन लेयर्स के नंबर में भी कमी आ जाती है, लेकिन कोई अपरेंट जो एपिथेलियल एडिमा है वो मौजूद नहीं होता। ऑक्सीजन कम हो जाए उसकी वजह से भी होता है। हेमीडिस्मोस डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। हेमीडिस्मोसिस किसको कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स के अंदर सेल जंक्शंस मौजूद होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ते हैं, उसको हेमीडिस्मोसिस बोलते हैं या हेमीडिस्मोस बोलते हैं। हेमीडिस्मोस क्या होते हैं, सेल जंक्शंस होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इसको एपिथेलियल सेल्स को जो बेसमेंट सेल्स हैं उनके साथ जोड़ते हैं, तो इनकी डेंसिटी यानी कि कंसंट्रेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो एंकरिंग फिब्रिल्स होते हैं अपरेंटली अनअल्टर्ड, एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने वाले फिब्रिल्स जो हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड एपिथेलियल एडहेशन है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, एक तो हाइपोक्सिया है, दूसरा जो है कोलमनर सेल्स के बजाय क्यूबॉइडल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, फिब्रिल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो हेमिडिस्मोस की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, और सेल लेयर्स के नंबर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है एपिथेलियल लेयर में। प्रिवेंटेटिव का ये मतलब होता है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स और ऐसी चीज़ें की जाएं कि वो डिजीज़ हो ही ना, मतलब कुछ ऐसा इनिशिएटिव, कुछ ऐसा कंट्रोल लिया जाए प्रोएक्टिवली, मीन टू से ये जो रिड्यूस एपिथेलियल एडहेशन है इसके होने से पहले कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज की जाए कि ये हो ही ना। तो कब किए जाएंगे, फिटिंग के दौरान किए जाएंगे, डी के बाई टी पहले से ही ज़्यादा दिया जाएगा ताकि जो है ये प्रॉब्लम्स ना हो। सॉरी, हाई डी के बाई टी लेंस देंगे, हर चीज़ में डी के बाई टी को ज़्यादा करोगे। कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, समटाइम्स वास्कुलराइजेशन बोलते हैं वेसल्स का बन जाना, formation of vessels, sometimes cardiovascularization, new blood vessels observed are often not new, जो vessels देखी जाती हैं वो नई नहीं दिखाई दे रही होती। all lenses make limbal vasculature more obvious, जितने भी लेंसेज हम पहनते हैं उनमें जो लिम्बस वास्कुलेचर होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। रिडरलेस फैमिबल लेंसेज एंड साइटोक्सिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस द लीस्ट, अगर आरजीपी लेंसेज और साइटोक्सिन हाइड्रोजन लेंसेज पहने जाएं तो जो अल्ट्रेशंस होती हैं, the least obvious alterations, RGB lenses and halogen hydrogel produce the least obvious alterations, इतने ज़्यादा alterations नहीं produce करते। need to distinguish between new vessels and filled goosed vessels, तो हमें चाहिए कि जो new vessels हैं और filled goosed vessels हैं उनके दरम्यान में distinguish differentiation की जाए।
न्यू वेस्कुलराइजेशन क्या है? कौन है न्यू वेस्कुलराइजेशन? मीन्स नई वेसल्स का बन जाना। नई वेसल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको गुस्ट वेसल से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा IgP और साइलोक्सिन हाइड्रोजल जो लेंसेज होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा ऑब्वियस अल्ट्रेशंस नहीं आती, और लेंसेज पहनने से जो लिम्बल वास्कुलेचर है वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। तो जो न्यू वेसल्स होती हैं उनको बूस्ट वेसल्स से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होती है। बूस्ट वेसल्स क्या होती हैं? वो वेसल्स जो स्मूथ हो चुकी हैं, जिनमें ब्लड फ्लो फर्दर नहीं हो रही, वो वेसल्स जिनका फंक्शन हो चुका है। तो जब रेडियोलॉजी वगैरह में, एंजियोग्राफी वगैरह में जब इमेजिंग की जाती है ऐसी वेसल्स की, तो वो फेंट और बूस्ट लाइक आउटलाइन देती हैं। तो ऐसी वेसल्स जिनका फंक्शन भी खत्म हो चुका है, जो ओक्लूड भी हो चुकी है, जिनमें ब्लड फ्लो भी नहीं जा रही, उन वेसल्स को न्यू वेसल्स से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो ये तो बहुत आसान था। कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन में न्यू वेसल्स बन जाती हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से जो लिम्बल वास्कुलेचर है वो भी ओबियस हो जाता है। RGP और साइलोक्सिन हाइड्रोजन लेंसेज में इतनी ज़्यादा एल्ट्रेशंस नहीं आती हैं, लेकिन कम आती हैं, और इन दोनों वेसल्स को, न्यू और बूस्ट को, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना जो है ज़रूरी है। अर्ली साइन जो है वेसल स्पाइक्स बन जाते हैं, यानी कि ये एक लाइन है, ये वेसल है, और इसमें ऐसे स्पाइक्स से बन जाते हैं। ठीक है। ब्रांचिंग कैपिलरीज फ्रॉम लिम्बल आर्केड, जो लिम्बल आर्केड है उससे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज की ब्रांचिंग जो है वो राइज हो जाती है। एपिस्क्लेरल वेसल, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, एपिस्क्लेरल वेसल्स, एंटीरियर सिलियरिटी का कुछ बताया, एंटीरियर और डीप वेसल्स, लेवल ऑफ स्टिमुलेटिंग पैथोलॉजी, लिम्बल वर्सेस क्लियर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसुडेट फ्रॉम लिम्बल कैपिलरीज, लिपिड डिपॉजिट्स फ्रॉम डीप वेसल्स, बूस्ट वेसल्स। साइंस में बस ये याद रखना है कि जो बूस्ट वेसल्स हैं वो होंगी, वेसल्स में स्पाइक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डीप वेसल्स में लिपिड डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसुडेट यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन लिम्बल कैपिलरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा डीप वेसल्स और एंटीरियर वेसल्स में पैथोलॉजी होती है जो कि इनको स्टिमुलेट कर रही होती है, और जो एंटीरियर सिलियरिटी यानी कि जो एपिस्क्लेरल वेसल्स होते हैं जो कि लिम्बल में आए हुए होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? ब्रांचिंग कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस ये चीज़ें याद रख लेनी है इसमें। यहाँ पर देखिए हमें बताया जा रहा है डायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स विद इन द लिम्बल जोन। ये लिम्बल जोन है जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि ये वाइड हो गई हैं। फिर कहते हैं अ पेनस लाइक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स that was seen in some wearers of early soft lens thick low water, यानी कि सॉफ्ट लेंस वेयर है, सॉफ्ट लेंसेज जो हैं वो थिक हैं और इनमें वाटर कंटेंट भी लो है। तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरह से दिखाई देंगी। वेसल्स जो हैं वो थिक हो जाएंगी और उनमें वाटर कंटेंट जो है वो लो हो जाएगा। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। एसिम्प्टोमेटिक है। अगर वास्कुलराइजेशन हुई है तो फिर क्या होगा? एंटीरियर सेगमेंट जो है उसमें पेन होगा, वो पेनफुल होती हैं। ठीक हो गया। फिर पॉसिबल एटियोलॉजीज क्या हो सकती हैं? वेसो प्रोलिफरेटिव स्टिमुलाई इंक्लूड एंजियोजेनिक फैक्टर्स एक्जिस्टिंग वेसल्स। ठीक है। वेसो प्रोलिफरेटिव स्टिमुलाई में क्या होता है? एंजियोजेनिक फैक्टर एक्सिस्टिंग वेसल्स में टाइट फिटिंग लेंसेज, अगर टाइट फिटिंग लेंसेज दिए आप लोगों ने तब न्यू वास्कुलराइजेशन होगी। लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो तब होगी। एडिमा हो तो तब होगी। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हों तब। ट्रामा, डिसीज, केराटोसाइट्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, न्यूरल कंट्रोल। अच्छा, वसो प्रोलिफरेशन मीन्स एबनॉर्मल वेसल ग्रोथ। एंजियोजेनिक फैक्टर वो सब्सटेंसेस जो कि एग्जिस्टिंग वेसल से न्यू वेसल्स बनाते हैं। टाइट फिटिंग लेंसेज अगर हैं, लैक्टिक एसिड बिल्डअप है तो आपके पास न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा। एडिमा अकेले तो काज नहीं करता न्यू वास्कुलराइजेशन, लेकिन और सिम्टम्स के साथ मिलके फिर ये काज कर देता है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा, इंजरी, इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी सब्सटेंसेस रिलीज करती है उसको इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। उनकी वजह से ट्रामा, डिसीजेस, केराटोसाइट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह की वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाती है। केराटोसाइट्स तो कॉर्निया के अंदर मौजूद ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं जो कि डोम शेप्ड होते हैं, फ्रंट सरफेस होता है, कॉर्निया बनाती हैं। न्यूरल कंट्रोल जो है वो खुद तो
न्यूरल कंट्रोल तो एज सच न्यू वास्कुलाइजेशन काज नहीं करता, लेकिन डिफरेंट काइंड्स मैकेनिज्म होते हैं लाइक न्यूरल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वगैरह से, तो उसमें हमारे पास न्यू वास्कुलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, जो कॉजेज हैं वो इंडिविजुअल से ससेप्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है। आई मीन टू सी, मैं हूँ, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, तो हर किसी का जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी का अ, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिसीजेज और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए। फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर हाइपोक्सिया है कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड, उसकी वजह से भी न्यूवास्कुलाइजेशन हो जाती है। लेटेंट पीरियड पे भी डिपेंड करता है। मीन टू से लेटेंट पीरियड उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं कि जो स्टिमुलस है, जो एक्सपोजर है वो हुआ है, और फिर जो मेजरेबल वो आएगा, इफेक्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, उसके दरमियान के जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड। इस पर भी डिपेंड करता है। और ससेप्टेबिलिटी का आसान वर्ड में मैं ये बता दूं कि वनरेबिलिटी कहते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एक बंदे की, जो कि डिफरेंट होती है। ये हम लोग पढ़ रहे क्या है, न्यू वास्कुलराइजेशन पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वेसल ग्रोथ, बडिंग, लिम्बल और क्लियर कॉर्निया, ऑप्टिमाइज लेंस फिटिंग होनी चाहिए, इंक्रीज लेंस डिकेबिलिटी होनी चाहिए, चेंज लेंस सोल्यूशन, पेशेंट एजुकेशन एंड फॉलो अप, ऑप्टिमाइज फिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्रीज वेयरिंग टाइम, refit with siloxane हाइड्रोजन और आरजीपी लेंसेज। मैंने स्टार्ट में बताया कि आरजीपी और साइलोक्सेन हाइड्रोजन लेंसेज में जो है वो कम होती है, तो ये फिट कर लो। दूसरा डीकेवाईटी इंक्रीज कर लो। तीसरा वेयर इन टाइम डिक्रीज कर लो। सोल्यूशन अच्छा यूज़ करो। हाइजीनिक कंडीशन फॉलो करो। फॉलो अप पे रखो पेशेंट को। फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बस ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए तो न्यू वास्कुलराइजेशन नहीं होगी। ओकुलर डिस्कम्फर्ट प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट लेंस induction condition may be accompanied by redness and corneal staining. Most must consider the possibility that it is not contact lens related. Various description may be used. Description may be misleading. कहते हैं ओकुलर डिस्कम्फर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इंडक्शन है, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड कंडीशन है। ठीक है, इसमें रेडनेस भी हो सकती है, कॉर्नियल स्ट्रेनिंग भी हो सकती है, और ये शायद कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड हो भी ना, और डिस्क्रिप्शन में चेंज हो या फिर गलत डिस्क्रिप्शन यूज़ की हो तो तब भी डिस्कम्फर्ट होता है। तो आसान लफ्ज़ों में बस ये बता दो कि मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट लेंस रिडक्शन कंडीशन है। दूसरा रेडनेस के साथ एसोसिएटेड है और कॉर्नियल स्ट्रेनिंग के साथ। हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से ना हो। डिस्क्रिप्शन में कोई ख़राबी हो तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। बल्बर एंड और पल्पेब्रल कंजक्टिवल रेडनेस दोनों कंजक्टिवा पे हो सकता है, जो आईलिड पे हो और जो आई बाल पे हो, उन दोनों में स्टेनिंग विद सोडियम फ्लोरोसिन रोज बंगाल। इसका ये मतलब है कि जब आपको डिस्कम्फर्ट होगा तो उसमें यह है कि आप जब फ्लोरोसिन या रोज बंगाल स्टेनिंग करवाएंगे तो स्टेनिंग होगी। ठीक है, लिसमीन ग्रीन भी कर सकते हैं, मे बी नन, कोई भी नहीं हो सकता। तो आसान वर्डिंग बता सकते हो, कंजक्टिवा, बल्ब और पल्पेब्रा दोनों रेडनेस हुई हुई होगी, स्टेनिंग होती है फ्लोरोसिन, रोज बंगाल और लिसमीन ग्रीन के साथ। इसके अलावा कोई साइन नहीं भी हो सकता। लेंस साइंस क्या हो सकते हैं, सरफेस ड्राई होगी, सरफेस डिपोजिट्स होंगे, लिपिड्स प्रोटीन वगैरह की डिपोजिशन होगी, एक्सेसिव लेंस मूवमेंट होगी, डिफेक्ट होगा और डैमेज होगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्कम्फर्ट पढ़ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से क्या क्या होता है। तो लेंस में साइन क्या होती है कि लेंस की मूवमेंट एक्सेसिव होती है, लेंस ड्राई होता है, लेंस डैमेज होता है, डिफेक्ट होता है उसमें, और उसमें डिपोजिशन भी मौजूद होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन होता है माइल्ड टू पेनफुल, ड्राइनेस भी होती है, इचिंग भी होती है, ग्रिटीनेस, स्क्रैचीनेस, वाटरी, स्टिंगिंग, बर्निंग, पेन वगैरह होता है। स्टिंगिंग जैसे कोई चीज़ चुभ रही क्या होती है उस तरह से। ग्रिटीनेस, ग्रिटीनेस किसको बोलते हैं, ग्रिटीनेस मीन कोई स्मॉल ग्रैनुलर या फिर फॉरेन मैटर वगैरह जो होता है ना, उसकी वजह से हमारे पास डिस्कम्फर्ट और सेंसेशन होती है। तो डिस्कम्फर्ट जो कि कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस कंडीशन है मोस्ट कॉमन, उसमें वाटरिंग होती है, खारिश होती है, इचिंग, ड्राइनेस भी होती है, ग्रिटीनेस भी होती है,
और स्टिंगिंग बर्निंग भी होती है और पेन भी होता है। फिर हमारे पास एक्यूट डिस्कम्फर्ट इटियोलॉजी, एक्यूट बोलते हैं शॉर्ट टर्म जो कि एकदम से हो जाए। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? मैकेनिकल टॉक्सिसिटी, लेंस डिफेक्ट, एज, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मैकेनिकल क्या होता है? फॉरेन बॉडी डिब्री ट्रैप्ड अंडर लेंस, लेंस के नीचे कोई गंद बला जमा हो जाए। ओकुलर सरफेस डैमेज, ओकुलर सरफेस डैमेज की वजह से लेंस पहना आपने और आई डैमेज हो गया, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा। लेंस पहना और उसके नीचे गंद बला जमा हो गया, उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा। सोल्यूशन मीडिएटेड हो सकता है कि आपने सही सोल्यूशन अच्छा वाला यूज़ नहीं किया। और लेंस डिफेक्ट हो सकता है, सरफेस में कोई डिफेक्ट हो लेंस की, या फिर एज में डिफेक्ट हो, एज की शेप या थिकनेस वगैरह सही ना हो तो वो भी आपको तकलीफ देगी। लेंस फिट या टू टाइट हो या टू लूज हो, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो तब भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा। डिस्कम्फर्ट किस वजह से होता है फिर से बता देती हूँ कि फिटिंग में मसला है, लूज फिट है, टाइट फिट है, इसके अलावा सोल्यूशन मीडिएटेड हो सकता है, इसके अलावा फॉरेन बॉडी मीडिएटेड हो सकता है, इसके अलावा एज रिलेटेड हो सकता है, सरफेस रिलेटेड हो सकता है लेंस के। क्रोनिक डिस्कम्फर्ट इटियोलॉजी ये याद कर लें कि एक्यूट में ये चीज़ें होती हैं, और क्रोनिक में क्या होता है? ड्राइंग ऑफ द लेंस फ्रंट सरफेस, ड्राइंग ऑफ द एक्सपोज्ड कंजक्टिवा, डिप्लीशन ऑफ द पोस्ट एंस्टीरियर फिल्म, reduced lubricity of the lens front surface, tightening of the lens fit। अच्छा, एक्यूट में टाइटनिंग एंड लूजनिंग ऑफ लेंस फिट दोनों आ रहे थे, जबकि क्रोनिक में सिर्फ टाइटनिंग ऑफ द लेंस फिट आ रहा है डिस्कम्फर्ट का काज। और क्या आ रहा है? ड्राइंग आ रहा है फ्रंट सरफेस का, कंजक्टिवा का, पोस्टीरियर फिल्म की जो है डिप्लीशन हो रही है, और लुब्रिसिटी जो है लेंस फ्रंट सरफेस की वो भी कम हो रही है। तो आसान है ना? पीछे वाले में सारे जो हैं वो फॉरेन बॉडी रिलेटेड, ओकुलर सरफेस रिलेटेड, सोल्यूशन रिलेटेड, सरफेस एज शेप थिकनेस रिलेटेड है, और आगे जो है वो सारे ड्राइनेस रिलेटेड है। फ्रंट सरफेस की ड्राइनेस, कंजक्टिवा की ड्राइनेस, पोस्ट लेंस फिल्म की डिप्लीशन, और लेंस टाइटनेस 4 हो गई, और 5वां क्या हो गया? लुब्रिसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये कोरोना की वजह से। इसके अलावा फ्रंट और बैक सरफेस पे डिपॉजिट्स हो जाएं, लेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्जेसिव हो, लिम्पल कंजक्टिवल हाइपरीमिया हो, हाइपोक्सिया एंड रिटेंशन ऑफ द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हो, हाइपर सेंसिटिविटी टू द प्रिजर्व्ड सोल्यूशन हो, आइल्टर्ड कंजक्टिवल सेंसिटिविटी हो। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? डिस्कम्फर्ट काज करते हैं पेशेंट्स की आई में। लिम्बल कंजक्टिवल हाइपरीमिया, कंजक्टिवा में लिम्बल के करीब जो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है उसको बोलते हैं, और सारी चीज़ें तो नॉन है। फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? कैन बी डिफिकल्ट टू एलिविएट, ऑप्टिमाइज लेंस फिटिंग, केयर, रिप्लेसमेंट स्केड्यूल, चेंज मटेरियल टू हायर, मटेरियल चेंज करना टू हायर और लोअर वाटर कंटेंट, चेंज लेंस डिज़ाइन, यूज डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंट लेंसेज। ठीक हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी कि कॉन्टैक्ट लेंस वियरिंग पेशेंट में क्या क्या होता है। कॉर्नियल हाइपोक्सिया हो जाता है, कॉर्नियल एडिमा हो जाता है, इसके अलावा पॉलीमिगैथिज्म हो जाता है, रिड्यूस एपिथेलियल एडहेशन हो जाती है, न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, स्ट्रोमल थिनिंग वगैरह हो जाती है। तो ये सारी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस थी जिनके साइंस एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, और उनकी मैनेजमेंट भी डिस्कस की कि किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है। आई थिंक यही सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। पीछे जाके चेक कर लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गई। ठीक हो गया। डिस्कम्फर्ट था, न्यूवास्कुलराइजेशन थी, रिड्यूस एपिथेलियल एडहेशन थी, पॉलीमिगैथिज्म है, थिनिंग है, कॉर्नियल एडिमा, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पार्ट 3 में इंशाल्लाह फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस जो फिटिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके हो गया।
इन पार्ट 3 वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट लेंस फिटिंग प्रॉब्लम। इस पूरे जो लेक्चर्स में है, पार्ट 1 में हमने कॉम्प्लिकेशंस की जो काजेस थी वो पढ़ी थी, फिर हमने मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पढ़ी हैं, और अब थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह लेंस फिटिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।